हेलो एवरीवन, वी वर डिस्कसिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो कि टॉपिक रिलेट कर रहा था विद अलॉन्ग विद द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया है इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करने में। ठीक है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कुछ फिगर स्टैटिस्टिक्स देखे थे, कुछ मैनिफेस्टेशंस देखी थी जो ये बताती थी, जो ये शो करती थी, जो ये बात जस्टिफाई करती थी कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें लो प्रोडक्टिविटी हमने देखी कि लो एक्सपोर्ट्स देखी, वो एक रीज़न, वो एक मैनिफेस्टेशन है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत लो है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फिर हमने कुछ रीजंस भी डिस्कस किए थे कि क्यों एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करने में, जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग हमें लॉस कम नज़र आती है, लैक नज़र आती है, हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं नज़र आती, हमें रॉट लर्निंग का कल्चर नज़र आता है, हमें टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इनएफिशिएंसी या लेस नंबर ऑफ इसको ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स नज़र आते हैं। फिर मार्क्स सेंटिस एवेल्यूएशन नज़र आती हैं हमें, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा था हमने। उसके बाद हमने स्ट्रेटिफाइड एजुकेशन सिस्टम देखा कि उसकी वजह से किस तरीके से एलीट्स अलग ह्यूमन रिसोर्स हासिल कर रहे होते हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो एलीट क्लास ह्यूमन रिसोर्स है वो अलग लेवल पे, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रेटिफाइड है कि हर बच्चे को अगर वैसा एजुकेशन मिलने लग जाए तो बच्चे की इफेक्टिव ग्रूमिंग होने की वजह से ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, और उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ये चीज़ें प्रोड्यूस करे। तो फिर इसके बाद एक और रीज़न हमने देखा लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के पीछे, जो कि अनसस्टेनेबल गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं। अगर आप 1947 से देखें, वेरियस क्या इन्यूमरेबल आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई थी 47 से लेके 2018 में रिसेंट जो आई थी, उसमें भी 4 पिलर्स है, वो भी ये देखें 2018 में, उसमें भी 4 पिलर्स में से एक भी प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं कर सके, जिसमें से सिंगल नेशनल करिकुलम वगैरह आया था, उसमें भी फिर ये सेंट्रल प्रोविंसेस के इशू आ गए थे, सिंध का इशू आ गया, ये वो। तो इस वजह से हम कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल अनसस्टेनेबल, अगर कोई प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव पॉलिसी होगी तो ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव हो सकेगा। अगर एजुकेशन की पॉलिसीज़ प्रॉपर तरीके से आप फॉर्मुलेट करेंगे विद द कंसेंसस, विद द सेंट्रल प्रोविंसेस कंसेंसस, इसके अंदर अगर आप ये जो आपका CCI है उसको ऑन बोर्ड लेके आप सारे कंट्री, सारे जो प्रोविंसेस हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके एक प्रॉपर एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, जिस तरीके से वाटर पॉलिसी 2018 के अंदर लेके आए थे। ये इसकी भी एक नीड है कि अगर आप एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आए और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन फंक्शनिंग, कोई भी गवर्नमेंट आए जाए, आपकी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ स्ट्रक्चरल इशू जो कि आपकी हर रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और हर स्कॉलर हाईलाइट कर रहा है इस बात को। ठीक है, तो हमें ये पॉलिसी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और इन सारी जो मैंने बातें बताई हैं वो आपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी है। देन कम्स लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स, कि हमारे पास टीचर्स की क्वालिटी नहीं है, टीचर्स उस लेवल की नहीं है। एक सिंपल MCQ का पेपर पास करके आने वाले को आप टीचर को कैपेबल टीचर या उस कैलिबर का टीचर नहीं कह सकते, जो कि खुद रॉट लर्निंग करके कुछ सर्टेन MCQs का रट्टा मार के और टेस्ट क्लियर करके आ जाए, तो वो एक स्किल बेस्ड टीचर नहीं होगा। और वो किस तरीके से अगले की ग्रूमिंग करेगा जब उसके पास खुद स्किल कोई नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो वन पेपर टेस्ट जो है वो एक फ्लॉट स्ट्रैटेजी है, सही है। प्रॉपर तरीके से एक इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म इतना एफिशिएंट होना चाहिए, इतना स्किल बेस्ड होना चाहिए कि उससे अगले की स्किल सामने शो हो, ना कि कोई इस तरीके से प्रॉपर दूसरी मतलब वेज आनी चाहिए सामने। तो क्वालिटी टीचर्स रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है, क्वालिटी टीचर्स को बाकायदा बाद में अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करने की ज़रूरत है, क्वालिटी टीचर्स की बाद में ग्रूमिंग, मजीद उनको भी लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। फिर अब हम देखेंगे वेज टू ओवरकम दीज डेफिशिएंसीज इन एजुकेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज, कि किस तरीके से आप डेफिशिएंसीज कम खत्म कर सकते हैं जो हमने पीछे बताई हैं, और किस तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहला तो एडवांस लेबॉरेटरीज़ एंड सिस्टम्स इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडवांस लेबॉरेटरीज़ लानी है, एडवांस प्रैक्टिकल सिस्टम्स लेके आना है। आप यहाँ पे सिंगापुर एजुकेशनल मॉडल मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें उनकी यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आती है, बिकॉज दे हैव प्रैक्टिकल लर्निंग टूल्स, प्रैक्टिकल लर्निंग लेबॉरेटरीज जो कि प्रैक्टिकल टेस्टिंग के ऊपर फोकस करती हैं। ठीक है, एजुकेशन सिंगापुर का आप एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे उनकी एक यूनिवर्सिटी का बहुत फेमस नाम है, वो पूरी टॉप रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पे आती है। तो एजुकेशन पे बहुत फोकस किया सिंगापुर ने, और उसके बाद मतलब अक्सर जो इसकी प्रोग्रेस के पीछे रीज़न है वो यही है कि सिंगापुर ने अपने एजुकेशन के ऊपर मॉडल इतना स्ट्रेंथन किया। ठीक है, फिर आता है नीड टू प्रमोट प्रैक्टिकल लर्निंग थ्रू रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि हम प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ जा सकें, जो कि सबसे ज़बरदस्त, आप अगर इसकी जगह पे इजराइल मॉडल लिख दें तो बहुत ज़बरदस्त होगा। इजराइल का मॉडल बहुत एफिशिएंट था। इजराइल एजुकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल लर्निंग। इसराइल 55% अपनी GDP R&D में सर्व करता है, इन्वेस्ट करता है,
और उसके बाद रिसर्च सेंटर्स बेशुमार रिसर्च सेंटर्स बनाए हुए हैं, टेक बेस्ड इनोवेशन बेस्ड कंट्री है, इसको आप स्टार्टअप कंट्री भी कहते हैं। इसकी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं अपने स्टार्टअप्स के अंदर, अपनी इनोवेशंस के अंदर, बिकॉज दे हैव द प्रैक्टिकल लर्निंग एजुकेशन सिस्टम जो फोकस करता है प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर, ठीक है, और इनोवेशन के ऊपर फोकस करता है, और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करता है, और ह्यूमन रिसोर्स अल्टीमेटली इन सारे सिस्टम से उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है उनके पास। फिर आ जाता है फिनलैंड मॉडल ऑफ एजुकेशन। फिनलैंड मॉडल ऑफ एजुकेशन बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर बेस करता है। बेस तो वैसे करता है क्योंकि चल मैं इसमें हाईलाइट करने की ये भी बात है कि फिनलैंड हैप्पी जो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ है ना इंडेक्स, उसके ऊपर सबसे ऊपर आता है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि नॉट स्पेंड मोर टाइम इन क्लास, मतलब उनके ये होता है कि उनके बच्चों को ना बहुत ज़्यादा टाइम क्लासेस में स्पेंड नहीं किया जाता। उनका क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम इन करिकुलम मेकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जाता है, असेसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और उनका 3 ईयर बेसिकली इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 ईयर मैटरनल लीव का भी इसके अंदर सीन है। तो मतलब एक होलसम सिनेरियो है। फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल बहुत ज़बरदस्त है, एक्स्ट्रा टाइम इन करिकुलम मेकिंग एंड असेसमेंट्स, मतलब क्लास में कम टाइम लगाते हैं और बाहर ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करते हैं। फिर आ जाता है मोर इंटर्नशिप्स एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स आर नीडेड एंड शुड बी मेड कंपलसरी। अब इंटर्नशिप्स और अप्रेंटिसशिप से होता यह है कि फोकस किया जाता है, ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस होता है, और ग्राउंड पे जो कंपनीज वर्क कर रही हैं उनका पता चलता है, जिसमें कॉर्पोरेट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसे एंग्रो के शिपयार्ड और एनआरएल वगैरह सारे इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये करने की ज़रूरत है हमें। फिर आ जाता है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज इज़ व्हाट अ कंट्री नीड्स द मोस्ट। अब सीन ये है कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के ऊपर आजकल भी बहुत फोकस किया जा रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडस्ट्री की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो हो एकेडमिया के नॉलेज से। अब जो एकेडमी अपनी इनोवेशन, एकेडमी का मतलब है स्कॉलर वे, जो एजुकेशन है, इन सारों को इम्प्लीमेंट किया जाए आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, इन ऑर्डर टू ग्रूम पीपल, इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स शुड टीच इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू डिलीवर अप टू द ग्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज की जो अप टू डेट नॉलेज तो एकेडमिया के पास है ना, प्रोफेशनल्स के पास है। एक तो वो कि प्रोफेशनल्स आके इंडस्ट्रीज में जाए, और इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको चाहिए आके अप टू डेट नॉलेज के साथ एकेडमिया को भी प्रैक्टिकल लर्निंग से अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। फिर आ जाता है नॉलेज इकॉनमी ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स बनाने हैं, एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर करना है और कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है, तो नॉलेज इकॉनमी के ऊपर जाना चाहिए। यूएस की इकॉनमी पूरी बेस्ड ही नॉलेज के ऊपर करती है, इस वजह से अभी तक वो सुपर पावर स्टैंड करता है कि नॉलेज इकॉनमी में ये होता है कि आपका साइंस, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर के ऊपर होती है, और वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर होती है कि इंटेलेक्चुअल जो फोकस करता है, जो आप एक आइडिया लेके आते हैं, एक इनोवेशन लेके आते हैं, उसके ऊपर एक बेस करते हैं, एक सेटअप करके एक प्रॉपर इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का रैंक 99 आउट ऑफ 132 है, जो कि बहुत पीछे हैं हम। फिर एक और सोल्यूशन ये हो सकता है कि सिंगल नेशनल करिकुलम इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए एडवांस करके कि स्ट्रेटिफाइड एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जाए और प्रॉपर फैसिलिटेशन दी जाए स्टूडेंट्स को एजुकेशन के अंदर, और वो इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स जनरेट कर सके। फिर अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग ऑफ वर्क फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो स्किल लेबर फोर्स है उसकी मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में लेबर फोर्स है वो वही कन्वेंशनल मैथड्स को यूज़ ना करे, वो एक तो री स्किलिंग पे फोकस करे, और एक अप स्किलिंग जो कि नए स्किल्स के ऊपर भी सीखे, और री स्किलिंग और उन्हीं स्किल्स को दोबारा तरीकों से नए अंदाज में प्रॉपर मॉडर्न तरीकों पे लेके आया जाए। तो दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम, ताकि वो एक इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स को प्रोड्यूस कर सके। आज की वीडियो में हमने कुछ वेज देखे, और हमने थोड़े बहुत कुछ पुराने रीजंस देखे थे कि क्यों एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें हमने ये सारे जेंडर वाला पॉइंट, मार्क्स सेंट्रिक, लैक ऑफ, ये हम सारे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने कुछ मैनिफेस्टेशन देखी थी जो यही बातों को प्रूव कर रही थी, और उससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स देखे। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।